हेलो एंड वेलकम टू द कंसेप्ट जोन बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पे वर्डिंग प्रॉब्लम करा रहा हूँ बच्चों, है ना। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन, तो यहाँ पे मेरे सामने सेकंड नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर फाइंड करना है जिसका सम कितना है, 27 है। तो लेट कर लो टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अब मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, इन दोनों नंबर का सम, एक्स और वाई का सम कितना है, 27। एक काम करो, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो, तो प्लस एक्स इधर आएगा तो किसमें आएगा, 27 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। एंड इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया है, 182। तो दोनों नंबर का x और y का प्रोडक्ट जो है ये आपको दिया है 182। तो x इंटू वाई, वाई का वैल्यू है 27 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। एक्स का इससे मल्टीप्लाई तो 27x माइनस एक्स का इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। अब यहाँ पे जीरो बचाते हैं और ये सब को उधर ले जाते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 27x इधर आके माइनस 27x। ऑलरेडी यहाँ पे कितना है, 182। अब अपना रूल फॉलो होगा, क्या फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, जो कि देगा 182x स्क्वायर। सेकेंड स्टेप अपना क्या होता है, मिडिल टर्म। तो ये मिडिल टर्म जो है इसको मैं दो खाली जगह छोड़ूंगा। और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, अपन चोरी करते हैं फर्स्ट टर्म का जो नंबर होता है। तो फर्स्ट टर्म में नंबर कितना है, 182, इसको यहाँ पे लिख लीजिए। अब इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है, यहाँ पे 182 लिख लो, 2 से डिवाइड करो, कितना टाइम में जाएगा, 9 1, फिर किससे डिवाइड हो गए, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से होगा, तो 7 से होगा 1 टाइम में, फिर 3 टाइम में, फिर 13 से डिवाइड होगा 1 टाइम में। तो आप देखेंगे 182 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 7 इंटू 13 लिख सकता हूँ। फैक्टराइज हो गया ये। अब देखो यहाँ पेयर्स बनाते हैं। अब पेयर्स कैसे बनेगा, तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 14, इन दोनों का 13। 14 और 13 को जोड़ और घटा के देखो क्या 27 आता है, तो 14 प्लस 13 होता है कितना, 27। बट मेरे को चाहिए माइनस 27, तो माइनस 27 के लिए हो जाएगा माइनस 14 माइनस 13, ये हो जाएगा माइनस 27। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 14x माइनस 13x, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और माइनस 27x की जगह मेरे को पुट करना है माइनस 14x माइनस 13x, माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे आप पेयर्स बना लो। अब पेयर्स बनाने के बाद इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, x, तो यहाँ बचेगा x कॉमन है तो बचेगा माइनस 14, फिर ये माइनस 13 कॉमन होगा, तो माइनस 13 कॉमन होगा, यहाँ x माइनस 14 है तो यहाँ भी x माइनस 14 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x माइनस 14 जो है वो कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 14 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x और माइनस 13, x और माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस 14 इधर आके प्लस 14, माइनस 13 इधर आके प्लस 13 हो जाएगा बच्चों, है ना। अब x का वैल्यू यहाँ पे 14 पुट करो, ये 14 है उसको यहाँ पुट करो, 27 माइनस 14 आपको देगा 13, या 13 यहाँ पे पुट करो तो 27 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 14। सो बोल सकते हो टू नंबर्स आर, यदि मैं 14 पुट करता हूँ तो मेरे को मिलता है 13, या मैं 13 पुट करता हूँ तो मेरे को मिलता है 14। यही आंसर होगा इसका। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप देखिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 13। ठीक है, यहां मेरे को दे दिया है। ओके, तो लेट कर लो यहाँ पे टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी, क्या सपोज कर लेते हैं x एंड x प्लस 1। तो आप जानते हो कि कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। अब इंटीजर में देखा जाए तो लगातार इंटीजर क्या होता है, 1 2 5 6 8 9। तो देखा जाए तो जो कंसेक्यूटिव नंबर होता है उसमें डिफरेंस होता है 1 का। 8 के बाद 9 आ रहा है, क्योंकि 8 में 1 ऐड कर रहा हूँ तो 9 आ रहा है, 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, 1 ऐड करूँगा तो। वैसे ही यहाँ पे x में सपोज किया तो दूसरा नंबर जो होगा x प्लस 1 होगा, तभी जाके कंसेक्यूटिव होगा। अब क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इस कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर का सम, तो इस नंबर का स्क्वायर प्लस
इस नंबर का स्क्वायर, ये आपको दिया है कितना 13, कितना दिया है 13। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 13 को इधर ले आओगे तो आ जाएगा -13, इधर हो जाएगा 0, प्लस 13 इस साइड आके -13 हो गया। अब एक्स स्क्वायर जुड़ के हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर ये 2x को लिखो 2x और 1 में से 13 माइनस होगा बचेगा -12 इक्वल टू हो गया 0। अब क्या करो, आप इसको देखो 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 2 से ये डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइडिंग बाय 2, 2 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा x, फिर -12 डिवाइड होगा 2 से तो हो जाएगा 6। अब अपना वही स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं अपन, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई तो -6x स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म में क्या करते हैं अपन, मिडिल टर्म को यहाँ पे लिखते हैं और 2 खाली जगह छोड़ देते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, ये नंबर को चोरी करते हैं, तो 6 को चोरी कर लिए और इसको लिखूंगा मैं 2 × 3। देखो 3 में 2 माइनस करता हूँ तो x बचता है, बचता कि नहीं बचता, 3 - 2 कितना होता है 1। तो देखो यहाँ पे मैं इसको माइनस करूंगा 3x - 2x करके, तो इस तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा। आप लिखोगे x स्क्वायर प्लस 3x - 2x - 6 = 0। अब आप यहाँ पे पेयर्स बनाएंगे तो इन दोनों में कॉमन होगा x, यहाँ बचेगा x प्लस 3 बचेगा, फिर इन दोनों में कॉमन होगा -2, तो यहाँ पे x + 3 है तो यहाँ भी x + 3 आएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब x + 3 कॉमन निकाल लो तो x + 3 कॉमन होगा, फिर यहाँ बचेगा x - 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब x का वैल्यू मैं निकालता हूँ तो +3 इधर आके किस में आ जाता है -3 और -2 इधर आके आ जाता है +2। बट मेरे को बोल के रखा है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि ये नेगेटिव नंबर तो आएगा नहीं, ठीक है। सो बोल सकते हो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर, क्या क्या हो जाएगा, पहला x है और दूसरा क्या है x + 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो गया 2 तो दूसरा लाएगा 2 + 1 3। इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, मिटाता हूं पहले इसको, मैं मिटा दिया जाए इसको। बहुत इजी क्वेश्चन है मैं जान रहा हूं, बट मैं करा दे रहा हूं, वर्डिंग प्रॉब्लम है करके। जिन बच्चों को नहीं बनता वो इसको ध्यान से देखें और समझें, फिर इसको प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। और यदि कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वहां से आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, या है ना, यहाँ पे लिखा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरे पास क्या है बताओ, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, आप ऐसे देख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है ऐसे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक निकाल के बैठी है, उसमें से क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर शायद तक 3rd के बाद 4th है, हाँ 4th क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड अदर 2 साइड। तो आपको सबसे पहले बोला क्या है, यहाँ पे लाइन पढ़े हो तो एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, तो यहाँ पे राइट ट्राइंगल बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बना लेता हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, मान चलो ये थीटा होता है तो सामने वाला मैं बोलता हूँ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बोला जाता है एल्टीट्यूड, और नीचे वाला हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आपको गिवन है क्या, एल्टीट्यूड जो है वो क्या है, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस देन है ना, एल्टीट्यूड जो है बेस से 7 सेंटीमीटर लेस देन है। अब बेस को सपोज कर लीजिए, लेट बेस इक्वल्स टू x, आप सपोज करो x सेंटीमीटर है करके। अब क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है क्या कि जो एल्टीट्यूड है वो इस बेस से 7 सेंटीमीटर लेस देन है, तो लेस देन मतलब माइनस कर दो। अब मेरे को गिवन है हाइपोटेनस, इसका जो हाइपोटेनस है वो मेरे को दिया है कितना, तो वो मेरे को दिया है 13 सेंटीमीटर, कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। अब आप जानते हो राइट एंगल ट्राइंगल में अपन क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपको दिया है कितना 13, तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड, ये है आपका x - 7, तो x - 7 का स्क्वायर प्लस बेस आपको है दिया है x स्क्वायर, सिंपल। 13 का स्क्वायर होता है 169, a - b का स्क्वायर लगाओ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 का डबल कितना हो जाएगा 14x प्लस x स्क्वायर। अब 169 इक्वल्स टू x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर जोड़ के हो जाएगा 2x², ये है -14x, और प्लस 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49। अब 169 को उधर ले जाओ तो यहाँ बचेगा 0, और ये हो जाएगा 2x² -14x, और इधर 49 है, और लास्ट में इधर आएगा -169। ये जैसा है वैसा यहाँ पे लिख दिया, और 169 है उसको उस साइड ले जाके मैं रख दिया माइनस में। अब 0 हो जाएगा 2x² -14x, ये घटेगा बच्चा तो बचेगा -120। अब फिर से देखोगे तो 2 से डिवाइड हो रहा है सब, तो इसलिए डिवाइडिंग बाय 2, तो डिवाइडिंग बाय 2, 2 से डिवाइड करते हैं। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 0, ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो x², 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7x, और 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 60। अब हमारा रूल फॉलो करते हैं, तो रूल क्या है? तो रूल हमको बोलता है, फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, तो -60x²। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं अपन, मिडिल टर्म को यहाँ पे लिखेंगे -7x, और यहाँ पे 2 खाली जगह छोड़ देंगे। फिर थर्ड स्टेप पे अपन करते हैं चोरी। कौन सा चोरी? फर्स्ट टर्म में जो नंबर रहता है, फर्स्ट टर्म में नंबर कितना है 60। अब इस 60 को आपको फैक्टराइज करना है, तो 60 होता है 6 × 10 बोल सकते हो, है ना। तो देखो 6 और 10 का डिफरेंस आपका 7 नहीं आ रहा है, तो और क्या कर सकते हो आप, इसको अलग तरीके से फैक्टराइज करो। क्या हो जाएगा 12 × 5, 12 × 5 60 होता है, आपको पता है, और 12 में 5 घटेगा तो आ जाएगा 7, तो 12 - 5 कितना हो जाएगा 7, बट चाहिए मेरे को -7, तो इसको उल्टा कर दो, 5 - 12 ये हो जाएगा -7, तो ये आपका स्प्लिट हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो 5x - 12x, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 = x², और ये मिडिल टर्म को स्प्लिट किया हूँ, तो स्प्लिट करने के बाद क्या है आपका 5x - 12, तो इसको लिखूंगा +5x - 12x, फिर लास्ट में है -60। अब यहाँ मैं इसका पेयर्स बना देता हूँ, तो 0 = इन दोनों में कॉमन होगा आपका x, फिर यहाँ बचेगा x, फिर प्लस x कॉमन है तो 5 बचेगा, माइनस यहाँ पे 12 कॉमन होगा, तो -12 कॉमन होगा तो यहाँ पे बचा है x + 5, तो यहाँ भी आएगा x + 5। हमेशा रिपीट होता है बच्चों, ये आप कॉमन निकाल के देख सकते हैं। तो 0 = x + 5 आप यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो x + 5 यहाँ से कॉमन होगा तो बचेगा यहाँ पे x, यहाँ बचेगा -12। इस तरीके से आप x का वैल्यू निकालते हैं, तो +5 इधर आके -5, और -12 इधर आके +12। अब देखो x आपका क्या है, बेस, अब बेस क्या है -5, बेस क्या है -5, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, साइड कभी नेगेटिव नहीं होता, इस कारण यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं होगा। सो बोल सकते हो आपका बेस आपका आ गया कितना बताओ, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका एल्टीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, इससे 7 कम होगा। क्वेश्चन बोल के रखा है एल्टीट्यूड जो है इस बेस से 7 कम है, तो 12 में 7 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा बताओ, 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल। ठीक है, एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, और इसको मैं रब कर देता हूं। आप एनसीईआरटी रखे रहे हैं, एनसीईआरटी में देखें क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन लिखने से बड़ा टाइम जाता है, और उतना टाइम आपके पास भी नहीं होगा, बोर हो जाओगे, और मेरे को भी थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन नहीं लिखने से, इसलिए आप देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोल रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was more than twice the number of article produced on that day. The total cost of production on that day was 90 rupees. Find the number of articles produced and the cost of each article. तो सबसे पहले मेरे को बोल रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्री जहाँ पे अपने को पोल्ट्री आर्टिकल बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डे पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक आर्टिकल का वो है आपका 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, मैं नंबर ऑफ आर्टिकल सब पहले सपोज कर लेता हूँ, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन वन डे, सपोज कर लेते हैं कितने हैं, एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो मेरे क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जो कॉस्ट है, क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल जो है, ऑफ ईच आर्टिकल जो है वो क्या है, 3 more than मतलब प्लस 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो मतलब एक्स का ट्वाइस है, ऐसा बोल रहा है। फिर आगे लिखा है आपका क्या, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज 90 रुपीज, एंड आपको दिया है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
ये आपको कितना दिया है 90 रुपीज, 90 रुपीज। ठीक है, तो मेरे को फाइंड करना है नंबर ऑफ आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हुआ और कॉस्ट बताना है एक एक आर्टिकल का। ठीक है, तो ये बात बताओ, एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना रुपए है, एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना रुपए है, तो दो आर्टिकल का कितना होगा, इसका दो गुना। तीन आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा, इसका तीन गुना। वैसे ही नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं एक दिन में, एक्स। एक दिन में एक्स आर्टिकल बन रहा है और एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना है, तो कॉस्ट कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई टोटल कॉस्ट होगा। मैं क्या बोला, एक आर्टिकल का कॉस्ट ये है, तो दो आर्टिकल का इसका दो गुना हो जाएगा, दो का मल्टीप्लाई। तीन आर्टिकल का तीन से मल्टीप्लाई। वैसे ही एक्स आर्टिकल है तो इससे एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। मतलब टोटल कॉस्ट जो होगा वो एक्स इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो जाएगा ऑन वन डे। तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे को मिलता है यहाँ पे 90 रुपीज। यदि मैं एक्स का इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3x आ जाएगा, और एक्स का मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर, और प्लस 90 को इधर ले आऊँ तो माइनस 90 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब 2x स्क्वायर यहाँ पे लिख लो, फिर यहाँ पे लिख लो 3x, फिर यहाँ पे माइनस 90 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब अपन फॉलो करते हैं अपना स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका माइनस 180x स्क्वायर होगा। फिर मिडिल टर्म को लिखते हैं सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में लिख देते हैं मिडिल टर्म को और दो खाली जगह छोड़ देते हैं। थर्ड स्टेप में करेंगे अपन चोरी, तो चोरी किसका करेंगे, ये वाला नंबर का। ठीक है, तो 180 मैं यहाँ पे ले आया। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो 180 किसके टेबल में आता है, तो आप जानते हो 15 12 आर होता है 180, 15 12 आर होता है 180। अब देखो 15 में 12 माइनस करो कितना आएगा, 3x, तो 15x माइनस 12x, ये ब्रेक हो गया। अब 2x स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे 3x को 15x माइनस 12x, इसमें से घटेगा तो आ जाएगा माइनस 90 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब बनाते हैं पेयर्स, इन दोनों में कॉमन होगा क्या बताओ, x। क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा तो बचेगा यहाँ पे 2x, और x कॉमन है तो बचेगा यहाँ पे प्लस 15। अब माइनस, इन दोनों में कॉमन निकाल लेता हूँ मैं 6। कितना कॉमन निकाल लेता हूँ इन दोनों में, 6 कॉमन होगा तो बचेगा यहाँ पे 2x, माइनस बाहर है तो प्लस 6 बाहर होगा तो यहाँ बचेगा कितना 15 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 है वो कॉमन हो जाएगा, तो 2x प्लस 15 यहाँ पे कॉमन हो गया, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो x का वैल्यू निकालोगे तो प्लस 15 इधर आकर हो जाएगा माइनस 15, और 2 मल्टीप्लाई में तो इसके आ जाएगा डिवाइड में, और माइनस 6 इधर आके हो जाएगा प्लस 6। x है क्या, x है नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन भी नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो x का वैल्यू क्या होगा 6, x का वैल्यू क्या होगा 6। अब आपको पता है x का वैल्यू 6 है, तो आप बता सकते हो क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन वन डे ये कितना है बताओ, 6 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ईच डे वो हो गया आपका कितना बताओ 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स जो होगा वो कितना होगा, ये है। तो यहाँ पे x का वैल्यू रख दो, तो 3 प्लस 2 इंटू एक्स का वैल्यू 6 है तो कितना आएगा 3 प्लस 6 टू 12, ये हो जाएगा 15 रुपीज। तो बोल सकते हो एक दिन में 6 आर्टिकल बनते हैं, और एक आर्टिकल का जो कॉस्ट होता है वो कितना होता है 15 रुपए होता है। ठीक है, ओके, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ आपका ये जो पहला सेकंड एक्सरसाइज का वर्डिंग प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, देखो ये बड़ा इजी है, आपको इजीली इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। कई बच्चों को समझ नहीं आता, इसलिए मैं इसका एक्सरसाइज का वर्डिंग प्रॉब्लम का लेक्चर बना दिया। कई लोगों को बड़ा प्रॉब्लम जाता है कि सर हमसे वर्डिंग प्रॉब्लम नहीं बनते। अब देखो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत आसान होते हैं, बट एग्जाम में हम बैठते हैं तो ये क्वेश्चन का आने का चांसेस कम होता है, क्वेश्चन अलग टाइप से आ जाता है। तो कभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल से क्वेश्चन बढ़िया दिख जाता है, या कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन भी पीवाईक्यूज में देखने को मिलते हैं। खासकर 2019, 2018, 2017 इस टाइम में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया करता था। तो ये सब क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को। ये एनसीईआरटी एक बार मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर पूरा का पूरा आप लोगों को करा दूंगा मैं किसका, पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिंग प्रॉब्लम जो आप लोगों से नहीं बनेगा, जो कि मैं जानता हूँ ऐसा क्वेश्चन। हाँ, आप बहुत लोग बना भी सकते हैं, बच्चे जिनको अच्छे से क्वेश्चन रीड करना आता है और ऑब्जर्व करके कैसे कैसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, उनको पता है, वो लोग बना लेते हैं। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में ही नहीं आता क्वेश्चन, फिर कैसे स्टार्ट करें करके। इसलिए एनसीईआरटी में ऐसे 3 प्रॉब्लम है जो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वो तीनों प्रॉब्लम कराऊंगा, उसके बाद पीवाईक्यूज के क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, फिर आप लोगों का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप जितना हो सके प्रैक्टिस करेंगे, ये चैप्टर से आपका पक्का फुल मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 का
एक एग्जाम्पल का बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, वो एग्जाम्पल को आप देखिएगा। जैसे ही आप एक्सरसाइज 4.2 के बाद पेज पलटेंगे तो वहाँ पे एक डायग्राम बना होगा सर्कल और उसके अंदर बना होगा एक ट्राइंगल, ठीक है, ऐसा उसका सॉल्यूशन बना होगा, ठीक है। अब कौन सा नंबर का एग्जाम्पल है मेरे को नहीं पता, शायद तक सेकंड नंबर का एग्जाम्पल हो आफ्टर एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन लिखा है, उसको पहले पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क। मेरे क्या बोल रहा है इस एग्जांपल में, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चे, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। मेरे पास एक सर्कुलर पार्क है, ऐसा सर्कुलर पार्क स्टेडियम टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पे अपने क्या करना है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। मतलब ये सर्कुलर पार्क है, इस सर्कुलर पार्क का एक डायमीटर बना लेते हैं। तो मान के चलो यहाँ पे मैं डायमीटर बना लेता हूँ ऐसा, ये डायमीटर हो गया, ठीक है, ये डायमीटर हो गया, सेंटर हो गया, डायमीटर मान लेते हैं ए बी, और ये डायमीटर को मेरे को देख रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। तो एक पोल को मेरे को यहाँ पे डालना है बाउंड्री पे। अब बाउंड्री पे यहाँ पे डाल सकता हूँ, 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 यहाँ पे कहीं भी डाल सकता हूँ, ठीक है। बस यहाँ पे मत डालना, डायमीटर मत डालना। ये डायमीटर को छोड़ के आप कहीं पे भी एक खंबे को बढ़ा सकते हैं। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर park of diameter 13 centimeter in such a way that the difference of the distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 centimeter। तो मेरे बोल रहे हैं, मान कर चलो मैं पोल को यहाँ पे रख दिया, कहाँ पर रख दिया, यहाँ पे, ये पोल को डाल दिया P फॉर पोल, ठीक है। तब ये वाला गेट A है, ये वाला गेट B है, किसका, डायमेट्रिकली अपोजिट गेट है इस सर्कुलर पार्क का। तो इससे, इस गेट से इस पोल का जो डिस्टेंस है और इस गेट से इस पोल का जो डिस्टेंस है, इन दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस आपको दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। कितना दिया, 7 मीटर दिया है। कितना दिया, 7 मीटर, ठीक है। तो ये 13 मीटर होना चाहिए, मान के चलो, सेंटीमीटर कहाँ से आ गए, ओके। इज इट पॉसिबल टू डू सो, इफ यस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड। क्या ये पॉसिबल है ऐसा होना? यदि है तो आपको बताना है ये कितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है। अब एक बात बताओ बच्चों, आप सर्कल पढ़ते हो छोटे क्लास में, तो सर्कल में एक थ्योरम आता है, डायमीटर जो होता है सर्कल का, वो सर्कल के सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पर 90 डिग्री सबटेंड करता है। कितना सबटेंड करता है, 90 डिग्री। तो ये जो डायमीटर है वो सर्कल के कहीं भी, यहाँ भी आप रहता तो यहाँ से और यहाँ से बनाओगे तो 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि डायमीटर हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करता है सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, बस डायमीटर को छोड़ के, ठीक है, ओके। अब मेरे को पता नहीं है ये क्या है, ये क्या है, इसलिए मैं लेट कर लेता हूं क्या, AP इक्वल टू सपोज कर लेता हूं x और BP इक्वल टू सपोज कर लेता हूं क्या, y। तो मान लो ये x है और ये क्या है, y। अब मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मेरे को शुरू में ही बोल रहा था, क्या बोल रहा था, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का डिफरेंस जो है वो कितना है बताओ, 7। तो मेरे को क्वेश्चन बोल के रखा है क्या, x और y का जो डिफरेंस है वो कितना है बताओ, 7 मीटर है। तो एक काम करो, x इक्वल टू मैं निकालूं तो माइनस वाई इधर आके किसमें आ जाएगा, प्लस वाई आ जाएगा, और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको पता है, किसके बारे में पता है, कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर तो 13 स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों साइड के स्क्वायर का सम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर डाल सकते हो। तो आप जानते हो 13 का स्क्वायर होता है 169, फिर एक्स स्क्वायर है तो एक्स का वैल्यू आपको पता है 7 प्लस वाई, एक्स का वैल्यू पता है 7 प्लस वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे है आपका वाई स्क्वायर। तो 169 इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 14y प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 169 को मैं लिखे रहता हूँ, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर जोड़ के हो जाएगा 2y स्क्वायर, फिर यहाँ पे है 14y, फिर यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब इसको उस साइड ले जाओ तो यहाँ बचेगा 0, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49 और प्लस 169 इधर आके आ जाएगा माइनस 169। तो 0 इक्वल्स टू हो गया 2y स्क्वायर प्लस 14y, ये घटेगा बचेगा माइनस 120। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग बाई 2,
डिवाइडिंग बाय 2, तो 0, ये 2 से डिवाइड होकर हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये 2 से डिवाइड होकर हो जाएगा 7y, ये 2 से डिवाइड होकर हो जाएगा -60। अब अपना रूल फॉलो करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई -60y स्क्वायर। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, मिडिल टर्म को यहाँ पे लिखेंगे 7y और 2 खाली जगह छोड़ देंगे। फिर थर्ड स्टेप में चोरी करेंगे पहला टर्म का नंबर, हमेशा ये करते हैं, पहला टर्म में जो किए हैं पहले स्टेप में उसका नंबर को यहाँ पे लिख लिया करो, ऐसे ही फैक्टराइज किया करो। तो फैक्टराइज इसमें होगा 12 × 5 में, आपको पता है जस्ट कराया था। तो 12 में 5 घटेगा 7 बचेगा, है ना। तो 12y - 5y = 7y, तो ये हो जाएगा 0 = y स्क्वायर, ये हो जाएगा 12y - 7y - 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर लो, पेयर्स बना लो, पेयर्स बनाओगे तो 0 y कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा y + 12, यहाँ पे -7 है तो -7 कॉमन निकालो तो y + 12 है तो ये भी आएगा y + 12। अब y + 12 यहाँ से कॉमन निकालो तो y + 12 कॉमन होगा, यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा -7। अब y का वैल्यू निकालते हो तो +12 इधर आएगा तो -12, -7 इधर आएगा तो +7। तो y क्या है बताओ, कोई साइड, और साइड लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो 7 तो होगा नहीं, ठीक है। सो बोल सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम गेट बी, देखें कितना है बताओ y, और y का वैल्यू कितना है आपका 7 मीटर हो जाएगा। और डिस्टेंस फ्रॉम गेट ए, ये है आपका डिस्टेंस फ्रॉम गेट ए है x, कितना है x, और x का वैल्यू जो है वो क्या है, x का वैल्यू है 7 + y, x का वैल्यू है 7 + y, तो ये हो जाएगा 7 + y, y का वैल्यू 7 है तो ये आ जाएगा 14 मीटर, 7 हो जाएगा आपका 14 मीटर। ये तो कुछ तो गलत किया हूँ मैं, कुछ गलती हुआ है मेरे से, यस गलती क्या है, 12 × 5 था, 5 में टूटा था, मैं यहाँ पे 7 लिख डाला, सॉरी। तो ये 5 आएगा, ये 5 आएगा, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5, वही शॉर्टकट कर देता हूँ मैं, ये शॉर्टकट के चक्कर में हो गया कल्याण, मैं डायरेक्ट 7 कॉमन निकाला और यहाँ 12 बचेगा बोल दिया, गलत हो गया था यहाँ पे, ठीक है। हाँ मिस्टेक हो जाता है ऐसा, ध्यान देना बच्चों। यहाँ 5 है तो ये हो जाएगा कितना बताओ 5, और यहाँ पे आ जाएगा ये कितना 7 + 5, ये आपको देगा कितना 12 मीटर, 12 मीटर। बच्चों मेरे से क्या है, कभी कभी ना ऐसा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, कभी मैं नंबर को 5 है तो मैं 7 लिख दिया, इसके चक्कर में बड़ा सॉल्यूशन मिस्टेक हो जाता है। तो ये जजमेंट मत करना बच्चों, वो गलती से हो जाता है, वो नज़र से चूक हो जाता है, फ्लो में हो जाता है, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है बनाने का तरीका है बच्चों यही रहता है। यदि मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक आप नहीं करेंगे, आप वहाँ पे बैठ के देख रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा सर ने क्या मिस्टेक किया है, ठीक है। यदि ऐसा गलती से मेरे से होता है तो उसको इग्नोर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि सर आपने यहाँ पे गलती किया है करके, ठीक है। चलो अब बताता हूँ मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन कराता हूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं, नहीं वेट मत करो, मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ, इसको मिटाते हैं। पहले कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा थर्ड एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन जो करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, मैं इसको रख देता हूँ पहले। मैं आपको अब इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ क्या, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग अभी तक यूज किए हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फिर बोल सकते हो इसको फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब अपन यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला को सीखना जरूरी है, ठीक है। ये बड़ा आसान तरीका है, फार्मूला लगाते ही आंसर आता है, बस फार्मूला थोड़ा गंदा दिखता है बट आप देखते देखते समझ जाएंगे। मैं वो फार्मूला प्रूफ करने वाला हूँ, तो जरा देखिए, ठीक। तो आज का आप कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, तो कॉन्सेप्ट है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने बनाया था, श्रीधराचार्य फार्मूला, ओके, श्रीधराचार्य फार्मूला। देखिए मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है आप जानते हो, मैं बताया था ax² + bx + c = 0, ठीक है, = 0 ऐसा होता है, ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसी को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे अपन यूज करते हैं बच्चों कंप्लीटिंग मिडिल टर्म मेथड यूज करते हैं, है ना। कंप्लीटिंग द मिडिल टर्म, सॉरी, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड रहता है, ठीक है। मतलब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, जैसा कि कंप्लीट स्क्वायर होता है अपना x + y का होल स्क्वायर या x - y का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, x² + 2xy + y²। वैसे ही x - y का होल स्क्वायर होता है x² - 2xy प्लस होता है y² होता है, ठीक है। अब यहाँ पे केयर करने वाला बात क्या है पता है, यहाँ पे लास्ट टर्म को केयर मत करो आप, ठीक है।
आप केयर करो इन दोनों टर्म को, ध्यान से देखो। शुरू में क्या आता है एक्स स्क्वायर, यदि बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस आता है, फिर आता है 2x। यहाँ भी देखो, इसमें भी देखो, शुरू का x का स्क्वायर आता है, यहाँ माइनस है तो माइनस आता है, फिर क्या आता है 2x। मतलब यहाँ पे दोनों में ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों में क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर और 2x, एक्स स्क्वायर और 2x कंपल्सरी, ठीक है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, उसका जो बचता है वो y होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, जो बचता है वो y होता है। बस इसी को आपको ऑब्जर्व करना है। सर क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है बोलोगे तो 2 मिनट में समझाता हूँ, ठीक है। बस इसको ऑब्जर्व रखो कि इसका फॉर्मूला बनता है तो यहाँ शुरू में एक्स स्क्वायर प्लस 2x आता है, बचता है वो y होता है। वैसे ही यदि x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर इसको मैं लिख सकता हूँ। कैसे बोल रहा हूँ ध्यान से समझो। यहाँ मेरे पास मान चलो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0 है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा तो ध्यान दो, यहाँ मैं लिखूंगा सबसे पहले ये x है तो इसको मैं लिखूंगा x ब्रैकेट बना के x, फिर ये माइनस है तो माइनस लिखूंगा, और यहाँ पे जो नंबर है उसका हाफ, यहाँ पे जो नंबर है उसका हाफ, तो ये नंबर का हाफ कितना होता है 3, इसका स्क्वायर लिख दो, फिर यही 3 को आप माइनस करके 3 स्क्वायर लिखना, लास्ट टर्म प्लस 7 है इक्वल टू 0। इस तरीके से आपका ये जो टर्म है उसको आप कंप्लीट स्क्वायर लिख लोगे। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है बच्चों, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो मान के चलो मेरे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। अब इसको मेरे को कंप्लीटिंग स्क्वायर में लिखना है तो मैं लिखूंगा सबसे पहले ये x है तो इसको x लिखूंगा, प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ पे जो नंबर रहता है उसका हाफ, तो 4 का हाफ कितना होता है 2, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे 2 जो है उसी को माइनस करके 2 स्क्वायर लिखना है। यहाँ माइनस रहे चाहे प्लस रहे, ये बाजू में माइनस करके ही आएगा, ये बाजू में माइनस करके ही आएगा नंबर, फिर लास्ट में प्लस 5 है तो प्लस 5। इस तरीके से आप इसको भी कंप्लीट स्क्वायर कर सकते हैं। अजीब सा नंबर दिखता है, मान के चलो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 19 इक्वल 0 ऐसा दिखता है। इसको आप कैसे करेंगे, सेम मेथड, आपको लिखना हो पहला x है तो x लिखे, फिर प्लस है तो प्लस लिखे, ये जो नंबर है उसका हाफ करना है, तो नंबर 13 है तो 13 का हाफ 13/2 इसका स्क्वायर, फिर इसी नंबर को लिखना है आपको माइनस करके 3/2 का स्क्वायर प्लस 19 इक्वल 0, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो जाएगा। यदि आपके पास आता है 2x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 आता है, तो याद रखो ऐसा कभी भी दिखता है आपको, ऐसा कभी दिखता है तो हम जानते हैं यहाँ पे जो फॉर्मूला ऑब्जर्व किए थे उसमें एक्स स्क्वायर अकेला होता है, इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं होता, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, ये 2 को आपको हटाना पड़ेगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग बाई 2, दो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर दो डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 5/2x, दो डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 3। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो ध्यान से देखो, यहाँ ब्रैकेट बनाओगे, पहला नंबर x है तो x, फिर माइनस है तो माइनस, अब इस नंबर का हाफ करना है, हाफ करना है मतलब ये 2 है अपॉन में, उसमें 2 को मल्टीप्लाई होगा, 5/2 है तो ये कितना हो जाएगा 5/4 होल स्क्वायर। अब यहाँ जो नंबर है उसी को माइनस करके 5/4 को आप क्या लिखेंगे स्क्वायर, फिर लिखेंगे आप प्लस 3 इक्वल टू 0, इस तरीके से हो जाएगा आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसको मैं मिटाता हूँ और मिटाने के बाद आपको समझाता हूँ ये वाला चीज, देखो ठीक है। अभी जो सीखे हो वही चीज को दिमाग में रखना, उसी के बलबूते हम इसको बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे a सामने में है, एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए, a यहाँ पे आ गया इसलिए डिवाइडिंग बाई a करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाई a। यदि मैं a से डिवाइड करता हूँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसको a से डिवाइड करता हूँ तो हो जाएगा b/a x, यदि इसको डिवाइड करता हूँ a से तो c/a हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मेरा रूल क्या है जानते हो आप, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का, ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं, पहला x है तो x लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर इसका हाफ करना है, हाफ मतलब नीचे में 2 को मल्टीप्लाई, तो b अपॉन ये 2 को मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2a इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे जो नंबर है उसी नंबर को आप लिखोगे यहाँ माइनस करके b/2a का होल स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस c/a है इक्वल टू हो जाएगा 0। अब x प्लस b/2a, ठीक है बच्चों। यदि ये समझ नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो पीछे करें और वहां पे जो बताया था मैं एग्जांपल उसको ध्यान से देखें, फिर से देखने के बाद फिर इसको आप देखें, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। होल स्क्वायर माइनस, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा b का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a का स्क्वायर आएगा प्लस c/a इक्वल टू 0। अब x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, अब देखो बच्चों ये प्लस में है इस साइड जाके इसमें आएगा माइनस में, सॉरी माइनस में इस साइड जाके इसमें आएगा प्लस में, b²/4a²। अब प्लस में c/a है तो उधर जाके आएगा c/a आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे है 4a² बट यहाँ पे a है, तो यहाँ भी मेरे को 4a चाहिए,
तो यहाँ पे 4a² है, यहाँ भी 4a² चाहिए, a ऑलरेडी है तो मेरे को चाहिए एक्स्ट्रा 4a, तो ऊपर नीचे 4a का मल्टीप्लाई कर दो। तो x माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई 4a² है, अब माइनस c बाई a है। अब इसको 4a² बनाना है तो ऊपर नीचे 4a का मल्टीप्लाई कर दो। इससे हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a² माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 4ac और इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4a²। इस तरीके से 4a² इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास बचेगा b² माइनस 4ac। ये हो गया x माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को मैं उस साइड ले जाऊँ तो रूट में जाएगा, जानते हो आप। तो x माइनस बी बाई 2a और ये स्क्वायर जब भी इधर लगाते हो तो प्लस माइनस लगाया करो बच्चों, फिर ये हो जाएगा रूट b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। अब x इक्वल टू ये माइनस में है तो इस साइड आके प्लस में आएगा, तो माइनस से इस साइड आके प्लस में b बाई अपॉन 2a आ जाएगा प्लस माइनस। अब b² माइनस 4ac यहाँ पे रूट में हो जाएगा b² माइनस 4ac और अपॉन में 4 का रूट आता है 2 और a² का रूट आ जाएगा a, क्योंकि ये स्क्वायर में तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर b भी स्क्वायर में है तो रूट से बाहर आना चाहिए। यकीन मानो स्क्वायर में रहे चाहे कुछ भी रहे, यदि बीच में माइनस या प्लस होता है, बीच में माइनस या प्लस होता है तो उसको रूट से आप बाहर नहीं निकाल सकते। कब इसको निकाल सकते हो? जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई रहे या डिवाइड रहे, तब स्क्वायर में है उस टर्म को आप बाहर निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं। मतलब कि मेरा बोलने का मतलब ये है बच्चा, यदि अंडर रूट a² प्लस b² है तो आप इसको a प्लस b नहीं लिख सकते, ये गलत है। और यदि यहीं पे a² इंटू b² है तो आप लिख सकते हो इसको a इंटू b। यदि यहीं पे आपका a² बाई b² है तो आप इसको लिख सकते हो a अपॉन b। लेकिन यहीं पे a² माइनस b² है और आप लिखते हो इसको a माइनस b, तो ये सरासर गलत है। ये करेक्ट, ये करेक्ट होगा। जब रहता है प्लस और माइनस रहता है तो ये बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो कब अलाउड होगा सर इसमें? तो ये ऐसा होना चाहिए जब a प्लस बी का ब्रैकेट में स्क्वायर है तो ये बच्चा बाहर आ जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा और ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो कॉन्सेप्ट छोटा मोटा याद रखा करो। तो x इक्वल टू हो जाएगा अपॉन में 2a, अपॉन में 2a तो एलसीएम आ जाएगा 2a। ये हो जाएगा कितना बताओ, b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। शायद तक मिस्टेक मेरे से हो सकता है यहाँ पे, क्या कि यहाँ पे प्लस प्लस था, मैं अचानक से यहाँ पे माइनस डाल दिया। ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस से तो इधर माइनस, ये माइनस। और फॉर्मूला यही होता है बच्चों। क्या फॉर्मूला होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे केयर करने वाला बात क्या है पता है? यहाँ पे स्क्वायर रूट में कभी भी कोई नंबर आ जाता है तो वो कुछ कंडीशंस बनाने लग जाता है कि भाई एक कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा, यदि आप ये कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं तो मैं आपको आंसर नहीं दूंगा। तो यहाँ पे रूट आ गया। अब रूट के अंदर में ये जो टर्म आया है, ये टर्म कंडीशंस बनाता है। कैसा कंडीशन बनाता है कि कभी भी बच्चों रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आता है तो कभी भी अपने को रियल नंबर नहीं मिलेगा, रियल रूट कभी नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसका वैल्यू कभी रियल नहीं मिलता, अपने को मिलेगा इमेजिनरी। और इमेजिनरी नंबर के बारे में आप पढ़ोगे 11th क्लास में, इस क्लास में नहीं पढ़ने वाले। इसलिए आपके क्लास 10th में आप रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको नो सॉल्यूशन आप बोलने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर नो रियल रूट बोलने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे b² माइनस 4ac को नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कंडीशंस पैदा करता है। तो इस कारण इसका एक नाम दिया गया b² माइनस 4ac को, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला गया? डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे एक टर्म आता है, एक नाम आता है, क्या? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज करता है? डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है अंदर का जो रूट के अंदर है वो क्या होता है? b² माइनस 4ac। और ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये डिसाइड करता है नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। सर रूट क्या है? बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो x का वैल्यू आता है उस वैल्यूज को ही रूट्स बोला जाता है। x का वैल्यू 2 आ गया, 5 आ गया, ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसका आंसर है, x का वैल्यूज है। ठीक है, पॉलिनोमियल में इसको जीरोस बोलते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको रूट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, ये नेचर ऑफ रूट्स को बताता है कि रूट का नेचर क्या होगा, रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा, वो डिसाइड ये करता है। तो याद रखो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या? b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे आप b² माइनस 4ac है तो आप इसको लिख सकते हो, कंडीशन नंबर पहला क्या होगा? यदि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब होता है बच्चा पॉजिटिव, इसका मतलब b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या होगा आपका? 0 से बड़ा मतलब कि पॉजिटिव। तब यहाँ पे जो नेचर ऑफ रूट्स होगा, जो आंसर आएगा उसका नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ रूट्स जो होंगे वो होंगे क्या बताओ? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक, ठीक है, या अनइक्वल बोल सकते हो। रियल एंड अनइक्वल। यूनिक मतलब
दोनों अलग अलग रहेगा। जो x का आंसर आएगा, पहला 2 आया तो दूसरा भी 2 नहीं आएगा, पहला 2 आ गया तो दूसरा 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, कुछ भी आएगा, बट दोनों सेम नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं डिस्टिंक्ट। रियल मतलब आंसर जो भी नंबर आप जानते हैं 1/2, 1/3, √2, कुछ भी नंबर है आएगा वो रियल होगा। और डिस्टिंक्ट या अनइक्वल का मतलब हो जाएगा, अनइक्वल का मतलब हो जाएगा क्या बताओ, ये हो जाएगा कि ये 2 है तो ये 3 होगा, मतलब दोनों सेम नहीं रहेगा। ये 2 है तो -2 हो सकता है, दोनों सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको बताता है क्या, b² - 4ac का वैल्यू यदि पॉजिटिव आता है तो होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब दूसरा केस होता है इसमें, यदि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर आ गया। अब 0 के बराबर आ गया मतलब कि b² - 4ac क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। यदि ये 0 के बराबर आ गया तो जो नेचर ऑफ रूट्स होगा, नेचर ऑफ जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे आपके रियल एंड इक्वल हो जाएगा, रियल एंड इक्वल हो जाएगा। तो इस बार डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा, हम डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल था, इस बार डिस्टिंक्ट नहीं होगा। यदि 0 के बराबर हुआ तो रियल एंड इक्वल आंसर आने वाला है। दोनों रूट मतलब x का वैल्यू 2 आया है तो दूसरा वैल्यू भी 2 आएगा, यदि x का वैल्यू -5 आया है तो दूसरा वैल्यू भी -5 आएगा, x का वैल्यू √2 आया है तो दूसरा वैल्यू भी √2 आएगा। ये आपको बताता है इसका नेचर। ठीक है, अब तीसरा केस होता है क्या, जब b का वैल्यू 0 से छोटा मतलब नेगेटिव आ जाए, मतलब b² - 4ac क्या हो जाए, नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तब इस केस में क्या होता है, जो नेचर ऑफ रूट होता है, नेचर ऑफ जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं पता है, ये होते हैं नो रियल रूट्स होते हैं, नो रियल रूट्स होते हैं। नो रियल रूट्स को आप बोल सकते हो इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। इमेजिनरी तो होगा लेकिन डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा, बट इमेजिनरी होगा। तो ये जो थर्ड केस है बच्चे, ये थर्ड केस के बारे में आप डिटेल से सॉल्यूशन जानेंगे और पढ़ पाएंगे। क्लास 11th में यदि आप मैथ सिस्टम लेकर चलते हैं और वहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तब आपको जाके वहाँ पता चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर आता है कि रियल नंबर के बाद और कुछ नंबर बचा नहीं खोजने के लिए, तो नया नंबर खोज दिया गया कि ये भाई रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो हमारा कांटा अटक जाता है, आगे बना नहीं पाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे बनाया गया एक इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो नया नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में। तो खैर फिलहाल आप ये दो केस में फोकस करेंगे। यदि तीसरा केस का कंडीशन आता है तो वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, बस नो रियल रूट करके छोड़ देना है, आगे सॉल्व करना ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला का प्रूफ समझ में आया होगा कि कैसे आता है -b + -√b² - 4ac/2a, और रूट के अंदर जो नंबर होता है b² - 4ac, इसी को अपन बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट अपना डिसाइड करता है किसके बारे में, कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, इसका मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो रियल होगा कि इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको। तो मेरे को पता चला श्रीधराचार्य फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आता है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं किसको, ax² + bx + c = 0, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है। तो उसको सॉल्व करते हैं तो जो रूट्स आते हैं, x का वैल्यू आते हैं वो होता है -b ± √b² - 4ac/2a। अब एक केस याद रख सकते हैं आप चाहेंगे तो, क्या केस है यहाँ पे। केस नंबर फर्स्ट क्या है पता है, b² - 4ac यदि 0 होता है मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 है, आप जानते हैं रियल एंड इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए रूट्स क्या होंगे, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स तो यहाँ पे 0 पुट कर दें तो -b ± √0/2a, ये आ जाएगा x = -b ± a0/2a। तो एक बार प्लस लेंगे तो x = कितना आएगा, -b + 0/2a, और माइनस लेंगे तब भी x = क्या आएगा, -b - 0/2a। आप जानते हो 0 जुड़ के भी सेम आता है नंबर, और 0 घट के भी नंबर सेम आता है। 0 कुछ नंबर थोड़ा होता है जी। तो देखो -b/2a -b/2a दोनों केस में आया कि नहीं आया। तो जब भी आपको डिस्क्रिमिनेंट 0 मिला तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल आपके पास है, मानकर चलो यहाँ पे x² + 2x + 1 = 0 है आपके सामने। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, कंपेयर करें तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ये क्या हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। जब इससे आप कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, b का वैल्यू हो जाएगा 2 और c का वैल्यू हो जाएगा 1। x को कभी नहीं लिखते a b में, याद रखना, x को कभी नहीं लिखते, x और x² को नहीं लिखते, कोफिशिएंट को लिखते हैं। अब यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। तो देखो b का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर -4,
ए का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो जाएगा ऐसा। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 1 4 4, 4 1 4, तो 4 माइनस 4 क्या आ गया 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो मैं बोला था डायरेक्टली जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं बताओ। तो रूट्स होता है x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी बाई 2a, तो रख दो माइनस b का वैल्यू कितना है बताओ 2 अपॉन 2a का वैल्यू कितना है 1, वैसे b का वैल्यू 2, a का वैल्यू 1, यहाँ पे 2 2 कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा माइनस 1 कॉमा माइनस 1, माइनस 1 कॉमा माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, ओके। अब वैसे एक और एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि आपके सामने आता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस ले लो, माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 आता है, तो इसका रूट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये a का वैल्यू हो गया, ये b का वैल्यू हो गया, ये c का, तो a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया माइनस 6 और c का वैल्यू हो गया 9। अब यहाँ पे आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b का वैल्यू कितना है माइनस 6, यहाँ पे रखेंगे माइनस 6, अब स्क्वायर है तो ब्रैकेट डाल के स्क्वायर डालो, माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू कितना है 9। अब जानते हो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 इंटू 9 हो जाएगा 36, 36 माइनस 36 हो जाएगा 0। अगेन डिस्क्रिमिनेंट 0 आया, इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, इक्वल एंड रियल, रियल एंड इक्वल होगा। तो x इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन 2a, तो जो रूट्स आएंगे यहाँ पे वो क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a, वैल्यू को डायरेक्ट रखें, तो b का वैल्यू कितना है बताओ, यहाँ पे माइनस 6, यहाँ ब्रैकेट बना के माइनस 6 रखें अपॉन 2, और a का वैल्यू रखें कितना है बताओ 1, कॉमा सेम यहाँ भी आएगा, तो माइनस माइनस 6 अपॉन 2 इंटू 1, तो माइनस माइनस होता है प्लस, और 2 कटेगा 3 टाइम में, कितना आ गया 3, 2 कटेगा 3 टाइम में, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3, तो 3 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा रूट्स। मेरे को लगता है आपको समझ में आ चुका होगा ये। अब एक और केस आता है, एक और केस क्या आता है, इसको मिटाता हूँ और आपको बताता हूँ क्या, एक एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू आता है 0, ऐसा। अब इसको आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1, तो ये हो गया a b ये c, तो a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू भी कितना है 1, c का वैल्यू भी कितना है 1, ऐसा आ गया। तो ऐसा आ गया तो आप फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, अब b का वैल्यू कितना है 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है 1, तो हो जाएगा 1 माइनस 4 1 4 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, तो d का वैल्यू आ गया 0 से छोटा नेगेटिव। अभी बताया था 0 से छोटा नेगेटिव आता है तो जो रूट्स का नेचर होता है, तो रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बताओ, नो रियल रूट्स होते हैं। क्या होता है, नो रियल रूट्स होते हैं, या फिर इसको क्या बोलेंगे आप, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा बनता है आपके सामने, मान के चलो ऐसा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, बी कुछ भी रहे, बी एनी नंबर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर है, एनी रियल नंबर है बी, और ए एंड सी दोनों ए और सी दोनों क्या है बताओ, पॉजिटिव, ए और सी दोनों क्या है पॉजिटिव। तो आप ध्यान से यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा निकालेंगे, तो ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यदि नेगेटिव हो तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो ये क्या देगा बताओ, पॉजिटिव, माइनस दोनों क्या है बताओ, सेम सिंबल है, कौन दोनों सेम सिंबल है, ए और सी दोनों क्या है बताओ, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो जाएगा 4ac आपका जो आएगा क्या आएगा बताओ, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो मतलब ऐसा कुछ नंबर आ गया पॉजिटिव में। अब मान के चलो बी स्क्वायर आपका ज्यादा है, इफ यहाँ पे एक और कंडीशन याद रखना, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू ग्रेटर देन है किससे बताओ, ए और सी से, मतलब कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन है 4ac से। तो इस कंडीशन में जो रूट्स आएंगे वो रूट्स क्या होंगे बताओ, वो रूट्स जो होंगे रियल होंगे, रियल रूट्स आपको मिलेगा। क्लियर बात, क्या मिलेगा आपको, रियल रूट्स मिलेगा। साथ ही साथ आपको क्या मिल सकता है, ये रियल रूट्स के साथ मिलेगा डिस्टिंक्ट मिलेगा। ठीक है, ओके। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 4ac छोटा आ गया, ये 4ac छोटा आ गया किसका, बी स्क्वायर जो है 4ac छोटा आ गया, ये नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आ जाएगा तो जो रूट्स होगा
वो रूट्स क्या हो जाएगा आपका बताओ, ये हो जाएगा नो रियल रूट्स हो जाएगा, नो रियल रूट्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यदि ये वाला केस है तो रियल और डिस्टिंक्ट आया, डिस्टिंक्ट आने के बाद सिंबल भी मैटर करता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है, और बी आपका मान के चलो यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव वो डिसाइड करता है, और ये केस है, और मान चलो इसका वैल्यू 0 से बड़ा आता है, मतलब इसका वैल्यू कितना आता है पॉजिटिव। तो यहाँ देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। यहाँ पे क्या बोला मैं, a b और c सबका सिंबल पॉजिटिव, सब सिंबल पॉजिटिव है, और b स्क्वायर ग्रेटर देन है 4ac से, a b c तीनों पॉजिटिव है, और b स्क्वायर क्या है बताओ ग्रेटर देन है 4ac के। तो यहाँ पे जो x आएगा वो दोनों दोनों नेगेटिव आएगा, मतलब कि रूट्स आते हैं ना, दो रूट्स आते हैं, तो बोथ रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे बताओ नेगेटिव होंगे, बोथ रूट्स क्या होंगे नेगेटिव एंड रियल होंगे। ये बात याद रखना। ये केस ऐसा क्वेश्चन बन जाता है 1 मार्क्स में, बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं, नहीं बना पाते, तो ये केस दिमाग में रखना। अब मान चलो यही केस है, क्या a b c है, यहाँ पे a और जो c है वो दोनों दोनों क्या है बताओ पॉजिटिव, दोनों दोनों क्या है पॉजिटिव, और b आपका यहाँ पे क्या है बताओ नेगेटिव, b आपका क्या है यहाँ पे नेगेटिव। तो दोनों पॉजिटिव है और b नेगेटिव है, और b स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 से बड़ा है, मतलब b स्क्वायर ग्रेटर देन है 4ac से, या b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं वो ग्रेटर देन 0 आता है, 0 से बड़ा आता है। तो इस केस में क्या आएगा पता है, इस केस में जो x का वैल्यू आएगा दोनों दोनों पॉजिटिव आएगा, दोनों दोनों क्या आएगा पॉजिटिव। तो बोथ रूट्स क्या होंगे पॉजिटिव एंड रियल होंगे, ये बात ख्याल रखना, ठीक है। ओके देखो नंबर लिखे रहता है, मान के चलो यहाँ पे ए बी सी का नंबर आपको पता है तो ऑटोमेटिकली सॉल्व करके बता सकते हैं कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा, बट ऐसा रहता तो आप नहीं कर पाएंगे, इस कारण आपको ये कंडीशंस देखना पड़ेगा। ओके आपको क्वेश्चन करा दूंगा मैं बाद में, ठीक है, इसके बारे में इस टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है करके, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, शायद तक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ, उसमें आप देख सकते हैं, शायद तक ट्रू या फॉल्स में दिया होगा या फिर एमसीक्यू टाइप में दिया होगा, इसको क्लियर करें, ठीक है। तो चलिए अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा वेट करें। तो एक्सरसाइज 4.3 लास्ट एक्सरसाइज है, तो लास्ट एक्सरसाइज में देखो 4.3, तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, वर्डिंग प्रॉब्लम को सभी कराऊंगा, और जो शुरू में दिया है क्वेश्चन उसमें का एक आध क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को बोला है चेक करना है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स चेक करना है। इफ रूट्स जो है वो क्या है रियल है, देन फाइंड रूट्स बोला है, फाइंड रूट्स बोला है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे फर्स्ट का मैं थर्ड बता रहा हूँ जो कि है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ देखें ये पहला क्या है a, ये क्या है b, ये क्या है c। यदि मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूँ तो a की जगह लिखा है 3, b की जगह लिखा है -4√3, c की जगह लिखा है +4, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे a का वैल्यू आपको मिल गया 3, b का वैल्यू मिल गया -4√3 और c का वैल्यू मिल गया आपको 4। यहाँ पे सबसे पहले आप निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू है -4√3 -4√3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू आपको दिया है 3 और c का वैल्यू आपको दिया है 4। तो देखो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस 4 का 3 से मल्टीप्लाई 12, 12 का 4 से मल्टीप्लाई कितना होता है बताओ, करेंगे। आपको नहीं पता क्या सर, ऐसे मतलब में पता है 16 3 4 48 हो जाएगा और 12 4 4 भी कितना होता है 48, 48 माइनस 48 हो जाएगा 0। आप जानते हो डिस्क्रिमिनेंट कभी भी 0 आता है तो क्या होता है, रूट्स जो होते हैं वो रियल और इक्वल होता है। तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स जो होंगे वो होंगे रियल एंड इक्वल। अब यदि रूट्स क्या होता है बताओ, रियल होता है तो आपको फाइंड करना है रूट्स को, फाइंड करना है रूट्स को। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपन यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है बच्चा 2a। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस बी, बी का वैल्यू कितना देखो वहां से -4√3, तो ब्रैकेट में -4√3 डालो प्लस माइनस रूट, ये इसका वैल्यू आप निकाले हो 0 अपॉन 2, a का वैल्यू कितना है 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4√3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 2 6। अब बाजू में क्या है प्लस माइनस 0, तो आप जानते हो प्लस लेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 4√3 प्लस 0/6 और माइनस लेंगे तब भी x का वैल्यू कितना आएगा 4√3
-0/6 सेम आने का। तो 2 से कटेगा 2 टाइम में, 2 से कटेगा 3 टाइम में, फिर इसको रूट से घटाओगे तो रूट 3 टाइम में कटेगा, तो 2/√3। अरे भैया जानते हो ना 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। अब वहाँ क्या बचा था, √3 था और नीचे क्या था, 3 था, तो इसको लिखता √3 और इसको लिखता क्या, √3 इंटू √3। यहाँ पे √3 घटा क्या बचा, नीचे में √3 बचा, इसलिए √3 ऊपर में 2 बचा था। सेम टू सेम इसको भी कटाओगे तो ऐसे ही कटेगा, 2 3 टाइम में, रूट से कटेगा √3 टाइम में, तो बचा 2/√3। तो 2/√3 इसका आंसर है। ठीक है, ये आंसर ऐसा भी देख सकता है, क्या इसका रेशनलाइज कितना आएगा, 2√3/3, 2√3/3, ऐसा भी दे सकता है, ऐसा भी आंसर ले सकता है। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ दे हैव इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, 2x² + kx + 3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। और दूसरा इक्वेशन है आपके पास, kx ब्रैकेट x - 2 + 6 इक्वल्स टू क्या दिया है, 0, ऐसा दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो पहला क्या लिखा है बताओ, 2x² + kx + 3 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। ये क्या हो गया, a, ये क्या हो गया, b, ये क्या हो गया, c, हो गया। अब सिंस मेरे को पता है रूट्स आर इक्वल, रियल और इक्वल है। रूट्स इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होता है। जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होता है, मतलब b² - 4ac किसके बराबर होता है, 0 के। तो b का वैल्यू आपको पता है k, तो k का स्क्वायर -4, a का वैल्यू आपको पता है 2, c का वैल्यू आपको पता है 3, इक्वल टू हो जाएगा 0। तो k² ये हो जाएगा 8 और 3 कितना हो जाएगा, 24, इक्वल टू 0। तो k² इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से प्लस में आ जाएगा 24, और इधर से आप निकाल सकते हो k इक्वल टू, निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ±√24 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, k इक्वल टू ±√24 को ले सकता हूँ मैं क्या, 6 × 4। आप जानते हो 4 का रूट कितना आता है, 2, तो 2√6 आ जाएगा k का वैल्यू, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है k का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो a का वैल्यू 2 है, इसका k और इसका 3, सबको रख दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। सिमिलरली आपका सॉल्व होगा सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या दिया है आपको, kx x - 2 + 6 इक्वल्स टू 0। पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाओ, जनरल फॉर्म में, इसमें स्क्वायर तो है नहीं k का, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x का स्क्वायर जरूरी है ना, तो kx का x से मल्टीप्लाई, kx², फिर kx का -2 से -2kx, लास्ट में 6 इक्वल्स टू क्या है, 0। अब ये हो गया आपका a का वैल्यू, ये दोनों मिलके हो जाएंगे b का वैल्यू, और ये अकेला है वो c का वैल्यू। तो यहाँ पे है ना, सिंस अपने को पता है रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोल दो, तो रियल और इक्वल रूट रहता है तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0। इसका मतलब b² - 4ac क्या हो जाएगा आपका, 0। तो b का वैल्यू कितना है, -2k, -2k होल स्क्वायर -4a, का वैल्यू कितना है k, और c का वैल्यू कितना है बताओ, 6, इक्वल टू 0। अब माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, +2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4k² -4 का 6 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 6 आर 20। अरे यार इसको ऐसे लिख दो, 4 × 6k, बस। अब इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, 4 कॉमन हो रहा है, और क्या कॉमन हो रहा है, k। 4 और k बाहर हो रहा है, यहाँ बचेगा k, बाहर हो जाएगा तो k बचेगा, और यहाँ k बाहर है, 4 बाहर है तो बचेगा 6, इक्वल टू 0। अब 4 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में आके 0 हो जाएगा, तो k × k - 6 इक्वल टू 0। जब भी ऐसा रहता है तो लिखते हैं k इक्वल टू 0 या फिर k - 6 इक्वल टू 0। आप जानते हो k का वैल्यू कितना आएगा, -6, इधर आके +6, अब k का वैल्यू 0। अब बताओ यहाँ पे k का वैल्यू 0 रखूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0। अब पूरा ये 0 हो जाएगा, अभी रखो ना, k का वैल्यू 0 यहाँ पर रखोगे, 0 × x 0, 0 × x 0, 0 × 2 0, पूरा 0, तो बचा क्या, 6। तो 6 इक्वल टू 0, ये कभी पॉसिबल है क्या, इक्वेशन में 6 और 0 बराबर है क्या, नहीं। इसलिए आपका k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, k का वैल्यू कितना होगा, 6। तो k के वैल्यू 6 के लिए आपका जो इक्वेशन दिया है उसका रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, चलो मिटाते हैं।
अब आ जाता है इसका वर्डिंग प्रॉब्लम, उसको भी आप देखिए। वर्डिंग प्रॉब्लम में है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका लिखा है, इसको आप देख सकते हैं या एनसीईआरटी बुक रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिख जा भाई, दिख जा दिख जा, दिख गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth। मान के चला सा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, ठीक है, ओके। अब यहां पे पूछा है, आपको दिया है क्या बताओ, जिसका लेंथ जो है ये है लेंथ और ये है मान लो ब्रेड्थ, तो whose length is twice its breadth, तो मान लो ब्रेड्थ x है तो लेंथ क्या है उसका ट्वाइस है, ठीक है भाई। और एरिया दे दिया है इसका कितना बताओ, 800 मीटर स्क्वायर, तो इसका पूरा एरिया कितना आ जाएगा बताओ, एरिया पूरा कितना दे दिया है आपको बताओ, 800 मीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहे हैं क्या ये पॉसिबल है, यदि है तो बताओ उसका लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगा, ऐसा पूछ रहे हैं सवाल। आप जानते हो एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, सिंपल सा कहानी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है इक्वल टू 800। लेंथ आपको दिया है 2x, ब्रेड्थ आपको दिया है कितना x, इक्वल टू कितना है 800, तो 2 का x से कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, 2 को इधर ले जाओ तो x स्क्वायर इक्वल टू 800/2। अब x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 2 से कट के 400। अब x इक्वल टू निकालोगे, स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस माइनस रूट 400 और ये आ जाएगा प्लस माइनस इसका रूट आ जाएगा 20। अब देखो x का वैल्यू आ रहा है प्लस 20 और दूसरा आ रहा है माइनस 20, क्या रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर नहीं है, ये प्रॉपर नंबर है, कोई रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है, तो रियल नंबर आंसर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबल है। और जानते हो आप नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, क्या नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ, इसलिए इसको नहीं लेंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो बोल सकते हो जो ब्रेड्थ है वो कितना होगा 20 मीटर और जो लेंथ है वो कितना होगा, तो लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 2 × 20, तो ये आ जाएगा 40 मीटर। तो यस ये पॉसिबल है। एक्चुअली में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखना था, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद देखना था वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव या जीरो, तो पॉजिटिव और जीरो आता तो 100% पॉसिबल हो जाता कि ये रियल रूट होगा। उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं कि क्या यस दिस रेक्टेंगुलर रूट इज पॉसिबल, ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करते हैं ऐसा, बट मैं डायरेक्ट कर दिया, कौन इतना करे, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, मेरे को दिया है सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, कितना दिया है मेरे को 20 ईयर्स दिया है। अब 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, क्या लिखा है फिर 4 मतलब ऐसा लिख देते हैं 4 ईयर एगो 4 साल पहले, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ये आपको दिया है कितना बताओ 48, ठीक है। अब मेरे को फाइंड करना है, यदि ये पॉसिबल होगा तो दोनों का एज फाइंड करना है। लेट कर लेते हैं एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी एक्स एंड वाई, तो भाई उन दोनों का सम कितना हो जाएगा 20, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 20, तो वाई इक्वल टू कितना आएगा 20 प्लस एक्स को इधर ले आओ तो माइनस एक्स, इक्वेशन ले लो इसको फर्स्ट, इतना कर सकते हो। अब 4 साल पहले, तो 4 साल पहले इसका एज अभी कितना है एक्स और वाई, अभी कितना है एक्स और वाई है, अभी प्रेजेंट एज है। अब 4 साल पहले का बात कर रहे हैं तो 4 साल पहले 4 साल छोटा होगा, ये भी 4 साल छोटा होगा। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है बताओ 48। अब x माइनस 4 और आपको पता है y का वैल्यू कितना है 20 माइनस एक्स, यहाँ पे लिखोगे 20 माइनस एक्स, फिर माइनस 4 है तो माइनस 4 इक्वल टू 48। अब x माइनस 4 है, अब देखो 20 में से 4 घटेगा तो बचेगा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब x का इससे मल्टीप्लाई तो 16x, फिर x का माइनस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4 का इससे होगा तो कितना आएगा माइनस 4 × 16 कितना हो जाएगा 64, फिर माइनस 4 का माइनस एक्स है तो प्लस 4x इक्वल टू 40। यहाँ देखो माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर ये 16x 4x जोड़ कितना हो जाएगा 20x माइनस 64 प्लस 48 को इधर ले आओ तो माइनस 48 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कितना आएगा 8 4 12 112 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। इधर को मिटा रहा हूँ मैं,
अब देखो इसमें मैं माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं, तो मल्टीप्लाइंग बाय -1, -1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा +x², ये हो जाएगा -20x, वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 112 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये चीज पॉसिबल है या नहीं है उसको चेक करने के लिए अपने को निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट। तो होता है b² - 4ac, यहाँ पे 1 है, तो a का वैल्यू, ये b का वैल्यू, ये c का वैल्यू। तो b का वैल्यू है -220, तो b का वैल्यू -20 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू है कितना 1 और c का वैल्यू है 112। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 4 का इससे मल्टीप्लाई 844। अब 400 में से घटेगा तो -48 बचेगा। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया 0, छोटा मतलब नेगेटिव। सो बोल सकते हो नेचर ऑफ रूट क्या होगा? नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे? तो नेचर ऑफ रूट्स जो होगा आपका क्या होगा? नो रियल रूट्स होगा। और नो रियल रूट्स है तो कोई एक्चुअल में ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है। ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है तो जो सिचुएशन दिया है तो बोलोगे सो गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। गिवन सिचुएशन in question is not possible, not possible। इस तरीके से आपको चेक करना था। तो बताया था मैं, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट यदि नेगेटिव आ गया तो आगे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आगे सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो यदि नेगेटिव आता है तो जो भी सिचुएशन दिया है वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, पॉजिटिव होता है तो बिल्कुल पॉसिबल है। चलो इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है उसको देखो, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर? एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका आपको पेरीमीटर दिया है, कितना दिया है पेरीमीटर इसका? 80 मीटर, 80 मीटर। एंड एरिया दिया है आपको, तो एरिया आपको दिया है कितना? 400 मीटर स्क्वायर। यदि ये पॉसिबल है तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है। मान लो इसका लेंथ जो है x है, ब्रेड्थ है y, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी y। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री का लेंथ। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री, पूरा बाउंड्री को जोड़ दो, x x 2x y y 2y, ये हो जाएगा 2x + 2y, मतलब 2 टाइम्स लेंथ 2 टाइम्स ब्रेड्थ इक्वल्स टू 80। ठीक है सर, अब दोस्त डिवाइड हो रहा है, दोस्त डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, दोस्त डिवाइड हो गया जाएगा 40। y निकाल लो तो +x इधर आएगा तो किसमें आएगा? -40 - x। इक्वेशन नंबर ले लो फर्स्ट। एरिया दिया है 400, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, x इंटू वाई, ये हो जाएगा आपका 400। तो x इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना दिया है? 40 - x इक्वल्स टू 400। अब मल्टीप्लाई करो x का इससे, तो 40x, x का इससे -x² इक्वल्स टू 400। अब ये दोनों को उस साइड ले जाओगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे 0, -x² इधर आके +x², फिर 40x इधर आके -40x, फिर प्लस में यहाँ पे आ जाएगा कितना बताओ? 400। ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, मान लो ये a है और ये आपका b है, ये c है। मानना नहीं है, इसका कंपेयर करो तो मिल जाएगा। तो a का वैल्यू आपको मिलेगा 1, b का वैल्यू मिलेगा आपको -40, c का वैल्यू मिलेगा आपको 400। अब सबसे पहले चेक करो डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं उसको पहले देखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा b² - 4ac, तो b का वैल्यू है -40, इसका स्क्वायर -4, a का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है 400। अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 00, -4 4 16, पीछे में 00, घट कितना आएगा? 0। तो एक बात बताओ, डिस्क्रिमिनेंट आ गया आपका 0, सो बोल सकते हो नेचर ऑफ रूट क्या होगा? नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे? नेचर ऑफ रूट्स होगा रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। यदि नेचर ऑफ रूट रियल और इक्वल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल, गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। अब गिवन सिचुएशन पॉसिबल है तो आप निकाल सकते हो। तो सिंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज करते हो तो आपको मिलता है क्या? x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। बड़ा चोचला फार्मूला है सर। अरे नहीं, चोचला नहीं है, ये आसान है। बस ये बात है, आप 2-3 बार इसका यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में बैठ जाएगा। अभी बस दिखने में अजीब दिखता है बड़ा सा, ठीक है, पहली बार देखोगे तो लगता ही है। अब x इक्वल्स टू आप लिखोगे -b,
अब b का वैल्यू आप लिख रहे हो -40, b का वैल्यू है -40, यहाँ पे आएगा -40 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व किया तो कितना है 0, तो ये आएगा 0 अपॉन 2a, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 0 अपॉन, तो एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 40 प्लस 0 अपॉन 2, एक बार हो जाएगा 40 माइनस 0/2, कट के वही आना है 20 कॉमन 20, ये आपका आंसर है। तो गिवन सिचुएशन पॉसिबल है और आपको मिल गया क्या बताओ, लेंथ कितना मिल गया 20, अब लेंथ मिल गया 20, तो 20 यहाँ रखेंगे तो 40 माइनस 20 20, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या आएगा 20, सो बोल सकते हो लेंथ इक्वल्स टू 20 मीटर एंड ब्रेथ